हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 160 तक। क्वेश्चन नंबर 151, प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस इन पोस्ट टेंशनड एंड प्री टेंशनड बीम्स आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको लॉसेस पूछा गया परसेंटेज में, पोस्ट और प्री टेंशनड में कितना लॉस होगा परसेंटेज में आपको बताना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन नंबर 150 वाला जो वीडियो था आरसीसी का लास्ट पार्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस कौन कौन से होते हैं पोस्ट और प्री टेंशन में। ठीक है, इनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट परसेंटेज देखेंगे, जो दोनों में कॉमन लॉसेस होते हैं उनका परसेंटेज देख लेते हैं। लॉस ड्यू टू प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? इलास्टिक शॉर्टनिंग दोनों में होती है। प्री टेंशनिंग में 3% होगी, पोस्ट में 1%। सेकेंड, क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, इसके कारण लॉस प्री टेंशनिंग में 6% होगा, पोस्ट टेंशनिंग में 5%। श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट 7, 6, क्रीप ऑफ स्टील 2, 3। इसी प्रकार यदि हम टोटल करते हैं तो प्री टेंशनिंग में कितना लॉस होगा 18% और पोस्ट टेंशनिंग में होता है 15%। ये तो कॉमन लॉस है दोनों में। ठीक है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में कॉमन लॉस होता है जो 18% होगा प्री टेंशनिंग में और पोस्ट टेंशनिंग में होगा 15%। लेकिन आपको टोटल बताना है, टोटल कितना होता है? टोटल होता है पोस्ट टेंशनिंग में 15% और प्री टेंशनिंग में 20%। क्वेश्चन नंबर 151, आंसर ए इज करेक्ट। आपको यहाँ पर अलग अलग वैल्यू भी याद रखना है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लेते इलास्टिक शॉर्टनिंग कितना परसेंट होगा, तो 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, प्री और पोस्ट दोनों में आपको याद रखना है। किसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, किसमें लॉस ज़्यादा होगा? प्री टेंशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, इन कॉन्क्रीट यूज ऑफ एंगुलर क्रस्ड एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ नेचुरल राउंडेड ग्रेवल अफेक्ट्स। यदि हम एग्रीगेट का शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंगुलर से यदि उसको राउंडेड कर देंगे तो कौन सी स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा जब शेप चेंज होता है एग्रीगेट का। The effects of coarse aggregate size on the flexural strength of concrete beam were explored in this research. The following are the conclusion. ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा? यदि कोर्स एग्रीगेट का साइज चेंज किया जाता है तो कौन सी स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब क्या होगा उसके कारण देख लेते हैं हम। First, coarse aggregate size is directly proportional to the slump of the fresh concrete with constant water cement ratio। यदि वाटर सीमेंट रेशियो को कांस्टेंट रखा जाता है तो एग्रीगेट का जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्लम्प के। स्लम्प से हम क्या करते हैं? वर्केबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोर्स एग्रीगेट के साइज के। सेकेंड, flexural strength of concrete beam is inversely affected by the increase in coarse aggregate size। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली अफेक्टेड होगी किससे? साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मतलब कोर्स एग्रीगेट का साइज बढ़ेगा तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। थर्ड पॉइंट, द कॉन्क्रीट मिक्सचर मेड ऑफ 9 mm aggregate has the highest flexural strength then that with 14 mm, and so does the strength reduces the aggregate size increase। यदि 9 mm एग्रीगेट का साइज है तो हाईएस्ट होगी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और जब साइज हम बढ़ाएंगे 9 से, ठीक है, यदि 14 mm कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी जैसे जैसे हम एग्रीगेट का साइज बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि एंगुलर की जगह हम नेचुरल राउंडेड यूज करते हैं तो कौन सी स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और क्या होगी वो भी आप बता सकते हो। यदि एग्रीगेट का साइज इंक्रीज होगा तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 152, आंसर सी इज करेक्ट, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 153, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर आपको रेशियो पूछा गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो रेशियो होगा वो एज के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा,
या कांस्टेंट होगा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। हम देखते हैं रेशियो को। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। जो रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड होगा, ठीक है। thus higher the compressive strength, higher the tensile strength, but the rate of increase of tensile strength is of decreasing order। यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज़्यादा होगी तो टेंसाइल भी ज़्यादा होगी, ठीक है, दोनों पैरेलल बढ़ेगी, लेकिन जो कंप्रेसिव है वो जल्दी बढ़ती है, ठीक है। यदि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, लेकिन यदि को दोनों को हम कंपेयर करते हैं कंप्रेसिव और टेंसाइल को, तो कंप्रेसिव की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, किसके कंपेयर में? टेंसाइल के कंपेयर में। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन सीमेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द हाइड्रेशन रिएक्शन। जब हाइड्रेशन रिएक्शन होती है सीमेंट वाटर के बीच में, ठीक है, तो वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। द हाइड्रेशन रिएक्शन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और वो जो रिएक्शन होती है वो कभी एंड नहीं होगी। सो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग रैपिडली इन द अर्ली स्टेज एंड वेरी स्लो इन लेटर डेज। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में तो जल्दी से बढ़ेगी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम के साथ बढ़ते ही जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन में आपको रेशियो पूछा है कंप्रेसिव और टेंसाइल का, ठीक है, कंप्रेसिव और टेंसाइल का। तो यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो टेंसाइल भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो कंप्रेसिव की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा बढ़ते जाएगी, एज के साथ भी बढ़ेगी, लेकिन टेंसाइल की स्ट्रेंथ कम बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीज होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, लेकिन कम होगी। तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा दोनों का? यदि हम रेशियो देखेंगे तो वो इंक्रीज होगा एज के साथ, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज के साथ भी बढ़ते जाती है। क्वेश्चन नंबर 153 आंसर ए इज करेक्ट। Question number 154. According to Indian standards, the grading of fine aggregates is divided into। IS के अकॉर्डिंग आपको बताना है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइन एग्रीगेट को कितने जोन में डिवाइड किया गया है। According to size of the fine aggregate may be described as coarse sand, medium sand and fine sand। यदि हम फाइन एग्रीगेट की बात करते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग, तो उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं तीन प्रकार से: कोर्स, मीडियम और फाइन। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस classify the fine aggregate into four types according to its grading as fine aggregate of grading zone 1 to grading zone 4। यदि हम जोन के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, ठीक है, फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आईएस स्पेसिफिकेशन जो क्लासिफाई किया गया है वो चार जोन में किया गया है: जोन 1 टू जोन 4, जोन 1 2 3 और 4। द फोर ग्रेडिंग जोन्स बिकम प्रोग्रेसिवली फाइनर फ्रॉम ग्रेडिंग जोन 1 टू ग्रेडिंग जोन 4। यदि हम देखते हैं जोन 1 से जोन 4 की तरफ, तो वो उसकी फाइननेस भी बढ़ते जाती है। देखेंगे हम यहाँ पर एक टेबल समझते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जोन 1 से जोन 4 में हम जाएंगे तो उसकी फाइननेस भी बढ़ते जाएगी। IS सीव डेजिग्नेशंस परसेंटेज पासिंग 4 ग्रेडिंग जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। यदि हम 10 mm की बात करते हैं तो 10 mm में से तो पूरा परसेंट 100% पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फाइन एग्रीगेट है। 4.75 mm से चारों जोन में यदि आप देखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये तो सेम परसेंटेज है, लेकिन फोर्थ में 95 से 100, मतलब ज़्यादा परसेंटेज पास होगा। 2.36 mm जोन 1 में 60 से 95% पास हो रहा है, सेकेंड जोन में 75 से 100%, थर्ड में 85 से 100 और लास्ट में 95 से 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.96 mm जो साइज है सीव का, उससे जोन 4 में 95 से 100% पास हो जाएगा, मतलब ज़्यादा फाइनर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जोन 1 से जोन 4 की तरफ जाते हैं, एग्रीगेट का साइज भी क्या होगा? फाइनल होते जाता है। ये टेबल आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 154। फाइन एग्रीगेट को कितने जोन में डिवाइड किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? 4 जोन्स। क्वेश्चन नंबर 154 आंसर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 155, इसमें आपको एसर्शन और रीजन दिया गया है। एसर्शन क्या है? लाइट वेट कॉन्क्रीट एग्जिबिट्स हायर श्रिंकेज देन नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। और इसका रीजन क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लाइट वेट कॉन्क्रीट इज लोअर देन डेट ऑफ नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। हम देख लेते हैं यहाँ पर लाइट वेट, ठीक है, और नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट को समझते हैं। Lightweight concrete provides the same compressive strength as normal weight aggregate with approximately the same cement content. यदि approximate cement content same है concrete में, तो लाइट वेट एग्रीगेट और नॉर्मल वेट एग्रीगेट, उससे जब कंक्रीट बनाएंगे और सीमेंट कंटेंट को हम सेम रखेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी लगभग क्या होती है? सेम होती है। श्रिंकेज एंड क्रीप। Shrinkage and creep of lightweight aggregate concrete are considered higher than those of normal gravel concrete because most lightweight aggregate are porous and have a lower elastic modulus. श्रिंकेज और क्रीप की बात करते हैं तो श्रिंकेज और क्रीप किस में ज़्यादा होगी? लाइट वेट कॉन्क्रीट में। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो लाइट वेट कॉन्क्रीट होता है उसमें जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो कैसा होगा? पोरस एग्रीगेट होगा, ठीक है, उसका वेट कम होता है, इसीलिए उसकी क्या होगी? लोअर इलास्टिक मॉडुलस भी होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट वेट एग्रीगेट है उसकी इलास्टिक मॉडुलस कम होती है, इसीलिए क्या होगा वहाँ पर? श्रिंकेज और क्रीप भी उसमें ज़्यादा होगी। देख लेते हैं यहाँ पर एसर्शन और रीजन। एसर्शन ए, लाइट वेट कॉन्क्रीट एग्जिबिट्स हायर श्रिंकेज देन नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। तो एसर्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा और इसका रीजन भी करेक्ट है। क्या है रीजन? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लाइट वेट कॉन्क्रीट इज लोअर। क्यों लोअर होती है? क्योंकि जो एग्रीगेट यूज किया जाता है लाइट वेट कॉन्क्रीट में वो पोरस होता है, इसीलिए उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम होगी, जिसके कारण उसमें श्रिंकेज और क्रीप दोनों ज़्यादा होगी। देन डेट ऑफ नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। assertion A and region R both are correct and R is the correct explanation of A. Question number 155, answer A is correct. Question number 156, endurance limit of mild steel is approximately equal to. Endurance limit is defined as the maximum value of the ratio of maximum stress to short time static strength below which no failure occurs. तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम भी एक डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में दी गई डेफिनेशन, उसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम। द एंडोरेंस लिमिट फॉर अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेस below which failure does not occur. Most steels have an endurance or fatigue limit about half the ultimate tensile strength, मतलब 0.5 होगी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के फटीग लिमिट या एंडोरेंस लिमिट। हेंस फॉर Fe250 ग्रेड माइल्ड स्टील, ठीक है, Fe250 को माइल्ड स्टील भी कहा जाता है, विथ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू 410 मेगा पास्कल, 410 मेगा पास्कल, द फटीग स्ट्रेंथ विल बी अराउंड 205 मेगा पास्कल, 250 मेगा पास्कल होगी। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा? जो फटीग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? डबल होना चाहिए, मतलब 2 इंटू फटीग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो 2 इंटू फटीग होगी या एंडोरेंस लिमिट होगी, और 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? फटीग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.5 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा? फटीग लिमिट हो जाएगी 0.5 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 156, माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो 0.5 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 156, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157, with the increase in rate of loading during testing compressive strength of concrete। जब टेस्ट किया जाता है कंक्रीट का सीटीएम में, ठीक है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है। तो लोड जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? कंक्रीट की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स सेम। तो हम टेस्ट को समझ लेते हैं, टेस्ट कैसे किया जाता है। दिस स्पेसिमेंस आर टेस्टेड बाय कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन
आफ्टर 7 days क्यूरिंग और 28 days क्यूरिंग। जो स्पेसिमेन होता है जिसका हमें टेस्ट करना है, उसको 7 दिन या 28 दिन तक क्यूरिंग करने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट कैसे करेंगे? उसको हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेन होगा उसको मशीन में लगाया जाता है और उस पर लोड लगाया जाएगा। लोड शुड बी अप्लाइड ग्रेजुअली एट द रेट ऑफ 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट टिल द स्पेसिमेन फेल। जो सैंपल है उस सैंपल को मशीन में रखने के बाद उस पर ग्रेजुअली लोड लगाया जाएगा। और कब तक लगाया जाएगा? जब तक कि स्पेसिमेन फेल ना हो जाए। और उस मशीन में जो डायल गेज होगा वहाँ से हमें रीडिंग मिलते जाएगी लोड की, कि कितना लोड हम लगा चुके हैं। लोड एट द फेलियर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्पेसिमेन गिव्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और यदि हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है कंक्रीट की, तो हम फेलियर पे लोड निकाल लेंगे, कितने लोड पर सैंपल फेल हुआ है और उसका एरिया कितना था, किस एरिया पे लोड लगाया गया था। तो वो रेशियो क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि जो लोड है उसका रेट, जो अप्लाइड किया गया है लोड, उसका रेट हम बढ़ाते जाते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि पहले कम होगी और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगी। क्वेश्चन नंबर 157, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट होगा। जैसे ही रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाई जाती है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ते जाएगी, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 157, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 158, फॉर अ गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट। यदि हमें एग्रीगेट कंटेंट दिया गया है और उसमें हम वाटर सीमेंट रेशियो यदि कॉन्क्रीट में इंक्रीज करेंगे तो उसके कारण श्रिंकेज में क्या चेंजेस आएगा या नहीं आएगा चेंज। तो हम समझेंगे वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और श्रिंकेज किसे कहते हैं। द वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन द कॉन्क्रीट मिक्स। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर और सीमेंट का रेशियो होगा। ठीक है, यदि हम रेशियो बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? वाटर को हमने बढ़ाया मिक्स में, कंक्रीट जो बनाई है हमने कंक्रीट मिक्स, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करने का मतलब होता है वाटर को इंक्रीज करना। और श्रिंकेज क्या होगी? कंक्रीट श्रिंकेज और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। द वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवापोरेशन इज नोन एज कंक्रीट श्रिंकेज और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा, कब होगा? जब मॉइस्चर का इवापोरेशन होगा, और उसी को कहा जाता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। It is a time-dependent deformation which reduces the volume of concrete without the impact of external forces। बिना किसी एक्सटर्नल लोड लगाए जो कंक्रीट है उसके वॉल्यूम में रिड्यूस हो जाता है वॉल्यूम उसका, और वही कहलाएगा श्रिंकेज। तो फ्रेंड्स इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? श्रिंकेज का मतलब होता है मॉइस्चर का इवापोरेशन। यदि कंक्रीट में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, कम पानी है तो कम इवापोरेशन होगा। वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे तो कंक्रीट में ज़्यादा वाटर है, और ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा, और उसी के कारण इंक्रीज क्या हो जाएगी? उसकी श्रिंकेज। क्वेश्चन नंबर 158, फॉर अ गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट। यदि कॉन्क्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे इसका मतलब वाटर को इंक्रीज किया, और वाटर ज़्यादा होगा कॉन्क्रीट में तो उसका इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 158, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 159, एसर्शन ए और रीजन आर। एसर्शन ए, द नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट ऑफ अ रिचर मिक्स इज हायर देन डेट ऑफ अ लीनर मिक्स। और रीजन है इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट ऑन इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी इज स्मॉलर इन रिचर मिक्स देन इन अ लीनर मिक्स। तो हम पहले तो समझेंगे रिचर मिक्स क्या होता है और लीनर मिक्स क्या होगा। रिच मिक्स या रिचर मिक्स का मतलब होता है कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट। जी सीमेंट ज़्यादा है उसका मतलब रिच मिक्स होगा, और सीमेंट कम है इसका मतलब वो लीन मिक्स है। ठीक है, दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, रिच और लीन। रिच मिक्स में सीमेंट ज़्यादा होगी और लीन में सीमेंट कम होती है। एयर एंट्रेनमेंट क्या होगा? एयर एंट्रेनमेंट इज द इंटेंशनल
क्रिएशन ऑफ एयर बबल्स इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में हम एयर बबल्स जानबूझकर उसमें क्रिएट करते हैं एयर बबल्स को, वो कहलाएगी एयर एंट्रेनमेंट। और एक होती है एंट्रैप्ड एयर। वैसे हम ये एक समझ चुके दोनों को, आरसीसी का एक लेक्चर था, ठीक है, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे एक किसी लेक्चर में हमने समझा था एयर एंट्रेनमेंट और एंट्रैप्ड एयर, ये दोनों हम समझ चुके हैं। एयर एंट्रेनमेंट क्या होगी, हम इंटेंशनली उसमें क्रिएट करते हैं एयर बबल्स को। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वर्केबिलिटी हम बढ़ा सकें, बिना वाटर को बढ़ाएं उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा सकें। एयर एंट्रेनमेंट अफेक्ट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड इट्स वर्केबिलिटी। जो एयर एंट्रेनमेंट है वो दोनों को अफेक्ट करती है। इट इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट मच इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशो। बिना वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाए यदि कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें एयर बबल्स को क्रिएट करके, और वो हो जाएंगे एयर एंट्रेनमेंट। और जो एंट्रैप्ड एयर होती है वो क्या होती है, वो उसमें एयर आ जाती है, हम प्रॉपर यदि उसमें कॉम्पेक्शन नहीं कर पाते हैं और कंक्रीट में जो एयर आ जाएगी वो कहलाएगी एंट्रैप्ड एयर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 159 में आपको एसर्शन ए में दिया गया है द नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट ऑफ रिचर मिक्स इज हायर देन डेट ऑफ लीनर मिक्स। तो करेक्ट हो जाएगा, एसर्शन ए करेक्ट है और उसका रीजन आर जो दिया गया है वो भी करेक्ट है। क्या है रीजन, इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट ऑन इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी इज स्मॉलर इन रिचर मिक्स देन इन अ लीनर मिक्स। यदि हमें रिचर मिक्स की वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो उसमें ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, एयर एंट्रेनमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें एयर बबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा रिचर मिक्स में। एक बार फिर समझ लो, रिचर मिक्स और लीनर मिक्स। रिचर मिक्स की यदि वर्केबिलिटी हमें बढ़ाना है तो उसमें ज़्यादा एयर बबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, किसके कंपेयर में, लीनर के कंपेयर में। इसीलिए इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट ऑन इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी इज स्मॉलर इन रिचर मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन भी करेक्ट हो जाएगा, एसर्शन ए भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन भी करता है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 159 आंसर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 160, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट इज अफेक्टेड बाय। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, स्टील और कंक्रीट के बीच की, वो किसके द्वारा अफेक्ट होगी, स्टील की प्रॉपर्टीज, कंक्रीट प्रॉपर्टीज और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो हम पहले तो समझते हैं क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रीफ। कंक्रीट और स्टील के बीच में कितनी ग्रीफ है उसको यदि मेजर करना है तो वही हो जाएगी हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यदि ज़्यादा ग्रीफ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब ये किसके कारण वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, एडेशन और फ्रिक्शन। एडेशन का मतलब होगा बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील इंटरफेसेस। कंक्रीट और स्टील की जो फेसेस होगी उसके बीच में एडेशन होता है, और उन्हीं सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, तो दोनों के कारण ग्रिप मिलेगी। ठीक है, कंक्रीट और स्टील को ग्रिप मिलती है और वही हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, स्टील की प्रॉपर्टी पे तो डिपेंड करेगी। ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो अफेक्ट होगी स्टील की प्रॉपर्टी से, कंक्रीट की भी प्रॉपर्टी से अफेक्ट होगी, क्योंकि दोनों के बीच की जो फ्रिक्शन और एडेशन है उसके कारण ही बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, बॉन्डिंग तभी होगी जब स्टील और कंक्रीट में ग्रिप ज़्यादा हो, तो दोनों पे तो डिपेंड होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। और थर्ड वाला हम देख लेते हैं, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर का इवोपरेशन होने से कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन आता है, जो चेंजेस आएगा, वही होगी श्रिंकेज। यदि श्रिंकेज होगी कंक्रीट में तो उनके बीच में जो जॉइंट हैं, जो बॉन्डिंग है वो भी कमजोर हो जाएगी, वो कमजोर होगी तो क्या होगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो श्रिंकेज भी अफेक्ट करता है
किसको? कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ को। क्वेश्चन नंबर 160 तीनों होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160 आंसर डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो क्वेश्चन में कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हो तो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।